हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि है आपके मिडल ईस्ट से ही जुड़ा हुआ है। मिडल ईस्ट इतना वोलेटाइल एरिया है कि कुछ ना कुछ न्यूज़ निकल के आ जाती है। तो ये जो हमास और इसराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इसके जो ना सिर्फ रीजनल इम्प्लीकेशंस हैं बल्कि इसके ग्लोबल इम्प्लीकेशन भी है। पर्टिकुलरली जो आज हमारा टॉपिक है वो ग्लोबल ट्रेड के ऊपर है। सुएज़ कैनाल और सुएज़ कैनाल से पास होने वाला जो ट्रेड है। कुछ दिनों पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया था कि उसका हूतीज़ के साथ एक एग्रीमेंट हो गया है, जिसके तहत रेड सी से पास होने वाले कमर्शियल व्हीकल्स को हूतीज़ जो हैं वो हिट नहीं करेंगे। इसके बाद ही 3 दिन बाद इजिप्ट का एक अनाउंसमेंट आता है। इजिप्ट वो देश है जो कि सुएज़ कैनाल को कंट्रोल करता है और उससे जो आने वाला टैरिफ है वो उसको लेता है। सो काफ़ी प्रॉफिटेबल वेंचर है इजिप्ट के लिए ये सुएज़ कैनाल। उसने ये अनाउंस किया कि जो कार्गो शिप्स हैं जो कि अब इस इलाके से नहीं गुजर रहे हैं, अगर वो इस इलाके से गुजरते हैं तो उनको 15% कंसेशन मिलेगा। यानी अगर वो 100 रुपये दे रहे थे तो अब उन्हें 85 रुपीज़ देंगे, 15% का उनको लाभ मिलेगा। इस टॉपिक को बेटर हम लोग समझ सकते हैं अगर हम इसको मैप में पहले समझ लें। तो ये मैप में आप देखिए, ये मेडिटेरेनियन सी है और ये यूरोप है, नॉर्दर्न अफ्रीका। ये यहाँ पे सुएज़ कैनाल है और इस सुएज़ कैनाल को यहाँ पे इजिप्ट जो है वो सुएज़ कैनाल को कंट्रोल करता है। सुएज़ कैनाल कनेक्ट करती है मेडिटेरेनियन सी को और रेड सी को। ये एक आर्टिफिशियल लेक है, आर्टिफिशियल कैनाल है इनफैक्ट, जो कि ह्यूमन एंडेवर ने बनाई थी, ह्यूमन कोशिश ने बनाई थी 1867 में, क्योंकि उनको इंग्लैंड को इंडिया को बेटर कंट्रोल करना था, टाइम ज़्यादा लग रहा था, इस वजह से एक शॉर्टकट उन्होंने लगाया। वॉल्ट व्हिटमैन एक अमेरिकन पोएट भी हुए हैं और उन्होंने पैसेज टू इंडिया लिखी है इसी इसी कोशिश को सेलिब्रेट करते हुए। E.M. फॉस्टर की भी एक बहुत लाजवाब नॉवल है पैसेज टू इंडिया। खैर एनीवे, ये रेड सी हो गया और यहाँ पे है यमन, ये सऊदी अरब हो गया, लेकिन ये यमन है और इस यमन के लार्ज पोर्शंस को हूतीज रिबल्स जो हैं वो कंट्रोल करते हैं। और हूतीज जो है नवंबर 2023 में लड़ाई में आ गए थे इसराइल के अगेंस्ट। दे आर सुन्नीस, शियास इनफैक्ट, एंड दे आर बैक्ड बाय ईरान। ईरान है वो बैक करता है इनको और फिर ये लड़ाई करते हैं इसराइल के साथ। तो वो इसराइल के साथ लड़ाई में आ गए थे और यहाँ से पास होने वाला कोई भी वेसल, चाहे वो इसराइल का हो कार्गो वेसल या इसराइल के किसी भी मित्र का हो, उनको वो हिट करने लग गए थे। तो फिर जो कमर्शियल वेसल्स से चाहे यहाँ से पास हो रहे थे या फिर यहाँ से पास हो रहे थे, उन्होंने ये रास्ता अपनाना छोड़ दिया। अब ये देखिए कितना शॉर्टकट है कि मेडिटेरेनियन से आप स्वेज को पास करो, स्वेज में टैरिफ लेगा इसराइल, सॉरी इजिप्ट, क्योंकि वो इसको कंट्रोल कर रहा है। और फिर यहाँ से अगर उन्हें अरब में जाना हो, पर्शिया में जाना हो, पाकिस्तान में जाना हो, वाई एम सेइंग पाकिस्तान, ना सिर्फ कराची पोर्ट इज इम्पोर्टेंट बल्कि ग्वादर पोर्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ग्वादर पोर्ट से बलूचिस्तान और बलूचिस्तान से फिर चाइना का जो वेस्टर्न पार्ट है वो कंट्रोल होता है। तो चाइना की तरफ से ह्यूज डिमांड एंड सप्लाई भी है, तो इस वजह से वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इंडिया में जाना हो अरेबियन सी के थ्रू, या फिर इंडिया को नीचे क्रॉस करते हुए जाना हो साउथ ईस्ट एशिया में, या फिर ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जाना हो, सारा का सारा जो ट्रेड है वो इसी से पास होता है। ग्लोबल 15% ऑफ द ट्रेड जो है वो इसी इलाके से पास होता है। तो अपने ध्यान में रख लीजिए, मैप भी देखिए और इस यहाँ पे भी देखिए कि ये यमन है हूतीज़ के कंट्रोल में, और हूतीज़ के लिए जो यहाँ से कमर्शियल शिप्स हैं वो सिटिंग डक्स हैं नवंबर 2023 के बाद से। तो जो कमर्शियल वेसल्स हैं उनने टू एंड फ्रो जाने से मना कर दिया, और इनफैक्ट इतना लंबा लूप यहाँ इस तरफ, यहाँ से उन्होंने यूरोप से फिर पूरा अफ्रीका को क्रॉस करते हुए, केप ऑफ गुड होप से क्रॉस करते हुए, फिर वो इंडियन ओशन के थ्रू अरेबियन सी में एंटर करते हैं। फिर जिस भी डेस्टिनेशन में जाना हो, चाहे इंडिया जाना हो, चाहे पर्शिया जाना हो, कहीं भी जाना हो, फिर वो जाने लगे। ठीक है, कार्गो वेसल्स का इतना लंबा लूप जो है वो किसी के भी इंटरेस्ट में नहीं था। सबसे पहला नुकसान तो इजिप्ट को ही हो रहा था। 2023 में जहां उसका रेवेन्यू 10.3 बिलियन डॉलर था ट्रांजिट फीस से, वही 2024 में गिर गया था 4 बिलियन डॉलर। तो उसका मोर देन 60% ऑफ द या एग्जैक्टली 63% उसको नुकसान होता है। एक्सपोर्टर्स को भी नुकसान हो रहा था। किस तरीके से? सपोज कोई बॉम्बे में कोई एक्सपोर्टर है और वो अपनी कोई चीज़ जो है वो एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो सपोज के लिए वो अप्रोच करता है एक शिपिंग कंपनी को। मस्क जो शिपिंग कंपनी है, आपने जरूर उसका नाम सुना होगा, स्पेलिंग है MERSK, मस्क। ये डेनिश कंपनी है, तो शिपिंग कार्गो कंपनी है जो कि अपने कंटेनर्स चलाती है। तो सपोज के लिए बॉम्बे का कोई एक्सपोर्टर है और वो 5 अपने कंटेनर्स बुक कर देता है कि मेरा सामान इसमें जाएगा।
उसको, क्योंकि वो स्वेज कनाल से जा रहे हैं तो उसको वो चार्ज करते हैं $1000 पर कंटेनर, यानी वो $5000 उनको मस्क जो कंपनी है उसको वो दे देता है। ये एज फार एज दिस थिंग इज कंसर्न इट्स ओके। लेकिन अब मस्क कंपनी जो है वो अवॉइड कर रही है बिकॉज ऑफ दिस हूथी रिबल्स एंड दे अटैक ऑन द कंटेनर शिप्स। तो दे आर गोइंग वाया केप ऑफ गुड होप और अफ्रीका के थ्रू अटलांटिक होते हुए फिर वो यूरोप जा रहे हैं। तो क्योंकि पहले 10 दिन या 12 दिन या 15 दिन लगते थे, अब वही टाइम ऑलमोस्ट दुगना हो गया है, 24 दिन, 25 दिन, 26 दिन हो गया। तो उन्होंने भी अपने फ्रेट चार्ज जो है, फ्रेट चार्ज का मतलब जो ये $5000 जो वो ले रहे हैं वो उन्होंने बढ़ा दिए। मैं एम जस्ट गिविंग अ गेस कि उन्होंने हो सकता है $8000 या $9000 या इवन दुगना अपना प्राइस कर दिया होगा, $10,000 यानी $2000 पर वैसे पर कंटेनर उन्होंने कर दिया होगा। इससे सीधा सीधा नुकसान जो हो रहा है वो एक्सपोर्टर को हो रहा है, क्योंकि उसके प्रॉफिट जो मार्जिन है वो हिट हो रहा है। अल्टीमेटली ये जो नुकसान है ये कस्टमर्स को ही जाएगा। तो कस्टमर्स को नुकसान पहुंच रहा है बिकॉज इन्फ्लेशन बढ़ गई है, एक्सपोर्टर्स को नुकसान हो रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गई है। पर अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो शिपिंग कंपनी है उनको नुकसान नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो अपने फ्रेट चार्जेस बढ़ा दिए हैं, अपना किराया उन्होंने बढ़ा दिया है, तो उनका फ्यूल ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन उससे उनको नुकसान नहीं हो रहा। एक दूसरा इम्पैक्ट जो हुआ है वो ये है कि सपोज के लिए बॉम्बे में एक शिप पहुंचता है, पहले वो पहुंच रहा था 12 दिन में, 13 दिन में, लेकिन अब वही शिप पहुंच रहा है 25 दिन बाद। तो लोडिंग एंड अनलोडिंग की जो प्रोसेस पहले तेज थी, अब वो ऑलमोस्ट हाफ हो गई। यानी गुड्स जो हैं वो गोडाउन में पड़े हुए अब ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं। डिमांड उतनी की उतनी ही है, सपोज यूरोप में डिमांड उतनी है, लेकिन जो सप्लाई है अब वो उसका टाइम जो है वो घट गया है, यानी सीधे इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ गई है। तो अगेन ये नुकसान भी है। कोई शिप अगर मान लो स्वेज कैनाल के थ्रू जाना भी चाहे तो इंश्योरेंस, शिप का इंश्योरेंस और उसका जो प्रीमियम है और जो गुड्स है उसका जो प्रीमियम है इतना स्काई रॉकेट हो गया है कि वो इकोनॉमिकली अब वाइबल नहीं रहा है। इंडिया को भी उसका नुकसान उठाना पड़ा है। 80% ऑफ इंडियाज जो यूरोप को जो उसका एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होता है, यानी ट्रेड जो होता है वो इसी के थ्रू स्वेज कैनल के थ्रू ही जाता था, लेकिन अब वो लंबा जा रहा है। तो अगेन एक्सपोर्टर्स और कस्टमर्स जो हैं वो उनको ही नुकसान अल्टीमेटली पहुंचा है। डोनाल्ड ट्रंप के अनाउंसमेंट से कि देयर इज़ अ डील बिटवीन हुतीज़ और उनके बीच में, हुतीज़ आर नॉट गोइंग टू हिट द शिप। और दूसरा अनाउंसमेंट कि 15% ऑफ द टैरिफ जो है वो कम कर दिया गया है। क्या इस वजह से शिप्स जो हैं अब इस रास्ते के थ्रू आना चाहेंगे? ये रीजन वोलेटाइल रीजन है, हम कुछ नहीं कह सकते। लड़ाई अभी भी चल रही है गाज़ा में, हुतीज़ का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। अल्टीमेटली शिपिंग कंपनीज को नुकसान नहीं है, ठीक है, तो वो उन्होंने ही गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो वो रिस्क कम से कम लेंगी। एज ऑफ नाउ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं लगता है, पर होप ये सिचुएशन जल्दी सुधरेगी। थैंक यू।